अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। बिहार के वोटर्स को होशियार और बेदार रहने की ज़रूरत। इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ तरक्याती काम को ही इशू बनाया जाए। नाज़रीन इकराम, आज मैं बिहार इलेक्शन में क्या इशू होना चाहिए, इस पर बात करने से पहले आप हजरात की तवज्जो दो खबरों की जानिब बढ़ाना चाहती हूँ। कल एक खबर सामने आई थी कि जल्द ही वज़ीर आज़म मोदी जी बिहार में 16,000 करोड़ की लागत से बहुत सारे मंसूबे का इफ्तिताह करने वाले हैं, जिससे बिहार को चारों तरफा तरक्की मिलेगी और बिहार देश का तरक्की याफ्ता स्टेट बन जाएगा। पूरी खबर कुछ यूँ है, ध्यान से सुने। इलेक्शन को देखते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिहार को 16,000 करोड़ रुपए के मंसूबे देंगे। गर्चे वहाँ पुल इफ्तिताह के बाद बह जाते हों, अगले 10 दिन में वज़ीर आज़म बिहार के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज़ करेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और बिहार के लोगों के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए होंगे। ये मंसूबे LPG पाइपलाइन, LPG बॉटलिंग प्लांट, नमामि गंगे के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई स्कीम्स, नदी किनारे की तरक्की, नई रेलवे लाइन्स, रेलवे पुल, बिजली, शाहरा और पुल की तामीर से मुताल्लिक़ हैं। वो अगले 10 दिन में बिहार के लोगों से कई मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तबादले ख्याल करेंगे। इन मंसूबों की लागत 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इस तरह कोविड बहरान के दौरान हुकूमती अखराजात में इजाफा करके शरह-नमो को तेज़ करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 13 सितंबर को वज़ीर आज़म मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रियासत से मुंसलिक वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस की 901 करोड़ रुपए की 3 स्कीम्स का इफ्तिताह करेंगे। डिप्टी वज़ीर आला ने कहा है कि PM मोदी प्रदीप बल्दिया दरगाहपुर पाइपलाइन के दरगाहपुर बांका सेक्शन के 634 करोड़ रुपए की लागत से 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के साथ 131 करोड़ रुपए की लागत से बांका में LPG बॉटलिंग प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। नाजरीन, ये थी पहली खबर जिसके ज़रिए ये दिखाया गया है कि मोदी जी बिहार के लिए कितने फ़िक्रमंद हैं। इस पर आगे बात करेंगे कि इसकी हकीकत क्या है और इसमें फसाना कितना है। दूसरी खबर बिहार कांग्रेस के सदर मदन मोहन झा की है, जिन्होंने अपने प्रेस बयान में कहा है कि बिहार इलेक्शन का इशू सिर्फ तरक्याती काम होने चाहिए। सुशांत सिंह की मौत को इशू बनाने वाली पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी। जी हाँ, बात तो इनकी भी बिल्कुल सही है और यही होना भी चाहिए, और बिहार वालों को वोट देने से पहले इसका ख्याल भी रखना ज़रूरी है। अब आइए ज़रा हम बिहार की सूरत हाल का मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन इकराम, जहां मुल्क एक तरफ कोरोना वबा से जूझ रहा है और हर नया आने वाला दिन कोरोना की ख़तरनाकी को बढ़ा चढ़ा कर ही पेश कर रहा है, ऐसे वक्त में भी BJP और हुक्मरान जमात जनता दलियों बिहार इलेक्शन में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए तरक्याती कामों के बजाय गैर ज़रूरी मामलात को इलेक्शन इश्यूज़ बनाने में मसरूफ़ है। 2020 का बिहार इलेक्शन अहले बिहार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने खड़ा हुआ है। बिहार जो कि हर चार जानिब से पसमानदा है। अगर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बिहार का नंबर पूरे मुल्क में सबसे नीचे है, यानी कि तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में बिहार सबसे आखिरी पायदान पर है, और इसका तक़ाबुल सेंट्रल अफ्रीका के एक इंतहाई गरीब और पसमानदा मुल्क अंगोला से किया गया है। इसी तरह अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी 20 रियासतों में बिहार का नंबर 19वां है, यानी बिहार से पीछे सिर्फ झारखंड है, बाकी सब हमसे ऊपर है। इसी तरह अगर GDP की बात करें तो इसमें भी बिहार का नंबर तमाम रियासतों में सबसे आखिरी पायदान पर है, यानी इन तमाम एदाद शुमार की रोशनी में देखा जाए तो बिहार मजमूई तौर पर तमाम तर मैदान में सबसे निचले पायदान पर है और सबसे पसमानदा रियासत है। यही वजह है कि रोज़गार के लिए भी सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ही मुल्क की दूसरी रियासतों में जाते हैं और वहां अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। कोरोना और लॉकडाउन के इस महामारी में सबसे ज़्यादा अगर पूरे मुल्क में कोई परेशान हुआ है तो वो भी बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला गरीब मज़दूर तबका है।
नाज़रीन, अगर आपकी याददाश्त मजबूत हो तो आपको याद होगा कि कोरोना वायरस के नाम पर जब पूरे मुल्क में गैर मनसूबाबंद तरीके से अचानक तालाबंदी कर दी गई और जिस तरह से पूरे मुल्क से मज़दूरों ने अपने वतन लौटने की कोशिश की थी, तो सबसे ज़्यादा परेशानी बिहार के मज़दूरों को ही उठानी पड़ी। इस दौरान पूरे मुल्क में ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही थीं जो किसी भी दिल रखने वाले इंसान का दिल दहला दे और हर शख्स ये सोचने पर मजबूर था कि क्या ये वही लोग हैं जो इस तरह बेयारो मददगार अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ अपने सरों पर सामान लादे हुए, कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से और कोई पैदल ही अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहा है। क्या ये वही लोग हैं जो मुल्क के शहरों में मेहनत मजदूरी करके शहरों की तरक्याती काम में अपना मजबूत रोल अदा करते हैं? क्या ये वही लोग हैं जिनकी मेहनत मजदूरी से शहरों में हर तरफ जगमगाहट ही जगमगाहट रहती है? क्या ये भारत के ही रहने वाले हैं? और इससे बढ़कर तो कभी कभी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता था कि क्या ये इंसान भी हैं? नाजरीन, ये बिहार वालों की बदकिस्मती है कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ आज तक कोई भी पार्टी बिहार की तरक्याती कामों के लिए संजीदा नहीं हुई, बल्कि जिसे जैसे मौका मिला बिहार की सियासत में सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत चमकाई और बिहार वालों को दर दर भटकने पर मजबूर किया। इधर गुज़िश्ता 15 सालों से बिहार पर सुशासन बाबू से मशहूर नीतीश कुमार का राज है। इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर बिहार वालों को जी हाँ नाजरीन, खूब अच्छे सपने दिखाए, यानी कि ख्वाब खरगोश के दिखाए, लेकिन आज तक एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि किस तरह इलेक्शन के आते ही नीतीश जी के बड़े भाई मोदी जी ने बिहार के लिए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करके बिहार इलेक्शन में अपनी पोजीशन मजबूत करने की भरपूर कोशिश का आगाज़ कर दिया है। लेकिन याद रखें, अगर आपकी याददाश्त मजबूत होगी तो आप 5 साल पीछे मुड़कर ज़रूर देखेंगे कि 2015 के इलेक्शन के मौके पर भी मोदी जी ने बिहार की तरक्की के लिए इससे भी बड़े पैकेज का ऐलान किया था। जी हाँ नाजरीन, मोदी जी ने बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए की पैकेज देने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक वो पैसा बिहार को नहीं मिला। जब हमें और आपको हमारे अकाउंट्स को 15 लाख नहीं आ सके तो इतनी बड़ी रकम आना महज जुमलेबाजी ही कहलाएगी। बहरहाल नाजरीन, इसी तरह नीतीश जी ने भी बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने की भी मांग की थी। आज तक वो भी पूरा नहीं हुआ, जबकि मरकज़ी हुकूमत में भी नीतीश जी की हिस्सेदारी है। नाजरीन, अब आपकी तवज्जो कांग्रेस के सदर की खबर की जानिब मोड़ना चाहती हूँ। यकीनन इनका ये कहना कि बिहार का इलेक्शन सिर्फ तरक्याती इश्यूज़ पर लड़ा जाएगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात के लिए कांग्रेस और इसकी हलीफ पार्टियों को भी वादा करना होगा कि वो भी इलेक्शन जीतने के बाद और हुकूमत में आने के बाद सिर्फ आवाम को बहलाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि बिहार की तरक्की के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। आखिर में आप लोगों को बताती चलूं कि ये ठीक है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि सुशांत सिंह को इंसाफ ना मिले, लेकिन वो काम अदालत का है, इसे करने दीजिए। आप इसे इलेक्शन का इशू मत बनाएं। यकीनन हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ ही देना है तो लॉकडाउन के दौरान जो सैकड़ों लोग पैदल चलते हुए भूखे प्यास से मरे या कोरोना के खौफ से खुदकुशी कर ली, इनके परिवार वालों को भी इंसाफ दिलाएं। मॉब लिंचिंग में जिनकी जानें जा रही हैं, उन लोगों को भी, उन मजलूमों को भी इंसाफ दिलाएं। एक बात और बिहार के लोगों को याद रखनी होगी कि ठीक इलेक्शन से पहले बिहार के मुख्तलिफ इलाक़ों में फ़िरक़ावाराना फसादात कराए गए, जिनमें असल नुकसान मुसलमानों का ही हुआ है। वोट देने से पहले इसे भी याद रखिएगा, इस बात को हरगिज़ ना भूलें। और ये बात भी याद रखें कि वोट आपका सबसे ज़्यादा कीमती हथियार है। आप वोट के ज़रिए किसी को अपने ऊपर हुकूमत करने का हक़ देते हैं।
इसलिए वोट देने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि कौन पार्टी आपके लिए आपकी रियासत की तरक्की और फ़िरका वाराना आहंगी बरकरार रखने की कोशिश करती है। फिर इसके बाद ही अपना वोट करें। ऐसा ना हो कि वक्ती लॉलीपॉप के लालच में अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर लें। यहाँ पे सिर्फ अपना ही मुस्तकबिल नहीं, अपनी औलाद का भी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तो वोट देने से पहले इन तमाम बातों को एक बार ज़रूर सोचें और अपना कीमती वोट ज़ाया होने से बचाएं।